नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 से संबंधित एक डाउट जो कि बहुत सारे बच्चों का ये रहा है। क्योंकि हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर ये बताया था कि जो यूपी से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी हैं वो वैलिड नहीं है, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, परंतु कुछ लोगों का वैलिड होगा। तो लोगों के यही क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई कि हमारे जो माता पिता हैं वो यूपी में नौकरी करते हैं, जिसकी वजह से हमने डीएलएड वहाँ से किया है, तो क्या हम एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो देखो क्या कहती है इस विषय पर, क्या कहती है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग की सीधी भर्ती की नियमावली। इस नियमावली को मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ और उसके अनुसार से किस किस राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वो उत्तराखंड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कि उत्तराखंड के अंदर कोई सी भी जो सरकारी जॉब हो उसके अंदर किस किस राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं और साथ साथ में ये बताऊंगा कि किस अभ्यर्थी का यूपी से डीएलएड होगा मान्य, कि ऐसे कौन कौन से अभ्यर्थी हैं जिन्होंने यूपी से डीएलएड किया हुआ है और वो उत्तराखंड के अंदर पूरी तरह से वैलिड हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम ये सारी की सारी बातें जानेंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि इस नियमावली का जो एक पेज है मैंने यहाँ पर भी लगा रखा है, तो ये सारी की सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ देखो इस नियमावली में पेज तो बहुत सारे हैं, परंतु जो हमारे काम का सिर्फ मैं यहीं पर आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ साफ साफ लिखा है आवेदन हेतु पात्रता, कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य वांछनीय अर्हताओं में से एक होनी आवश्यक है। कि जितनी भी अर्हताएं हैं इनमें से एक होनी आवश्यक है। इस चीज का ध्यान रखना है कि जितनी भी यहाँ पर अर्हताएं लिखी हुई है इनमें से मात्र एक का होना कंपलसरी है, बाकी सभी का होना कंपलसरी नहीं है। तो पहला क्या होना चाहिए कि अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो, यानी कि या तो आपके पास ये हो, या फिर अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवास या स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हो, या फिर ये हो। पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने उत्तराखंड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में अपना पंजीकरण करवाना है तो उसके लिए आपके पास उत्तराखंड का निवास प्रमाण पत्र होना कंपलसरी है। दूसरा देखेंगे हम कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। यानी कि देखो वही अभ्यर्थी एलिजिबल होगा जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष की जो परीक्षा है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से की हो। साथ साथ में यहाँ पर यह भी लिखा है परंतु यह है कि सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा इसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड राज्य में कार्यरत ऐसे कर्मी। यानी कि टोटल इसका मतलब यह है कि ऐसे व्यक्ति जो कि सैनिक या अर्धसैनिक और केंद्र सरकार में कार्यरत हैं और वो उत्तराखंड के अलावा किसी अन्य राज्य में नौकरी कर रहे हैं, और साथ साथ में ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों के हैं और वो उत्तराखंड के अंदर नौकरी कर रहे हैं, परंतु उनका जो स्थानांतरण है वो उत्तराखंड से बाहर नहीं किया जा सकता है। तो उनके जो या तो वो स्वयं हो या फिर उनका कोई पति पत्नी या वो कोई पुत्र पुत्री, यानी कि उनके ब्लड रिलेशन से संबंधित जो भी रखते हैं वो क्या है इस राज्य में आवेदन हेतु पात्र होंगे। साथ साथ में ऐसे अभ्यर्थी जो राज्य के स्थायी निवासी हों परंतु आजीविका या अध्ययन हेतु उत्तराखंड के बाहर रह रहे हैं, उनके पति पत्नी यानी कि उनके भी जो ब्लड रिलेशन वाले अभ्यर्थी हैं वो आवेदन हेतु यहाँ पर पात्र होंगे। परंतु यहाँ पर एक कंडीशन ये भी होती है कि अगर किसी राज्य के अंदर उस राज्य का स्थायी निवासी होने की बाध्यता है तो ऐसे लोग जो सिर्फ स्टडी के लिए, आजीविका या अध्ययन के लिए, यानी कि वो किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी संगठन में कार्यरत नहीं है, तो उनके लिए क्या कंडीशन है कि अगर किसी राज्य के अंदर वहाँ पर कोई भी स्टडी करने के लिए स्थायी निवास की बाध्यता है तो वो मान्य नहीं होंगे। बाकी उसके अलावा आपने जो भी स्टडी की है, यानी कि बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे थे
कि भाई उन्होंने जो हाई स्कूल है यानी कि जो उनका 10th है और जो उनका 12th है वो अन्य राज्य से हुआ है, तो क्या वो वैलिड होंगे या नहीं होंगे। तो देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि राज्य के स्थायी निवासी, तो राज्य के वो स्थायी निवासी होने चाहिए, वो आजीविका और अध्ययन के लिए उत्तराखंड से बाहर रह रहे हों, तो क्या है वो 10th और 12th वहाँ से कर सकते हैं। परंतु जो डीएलएड वाला केस है वो केस सिर्फ इन लोगों के लिए वैलिड नहीं होगा, बाकी जो ऊपर वाले जितने भी जॉब वाले लोग हैं उनके लिए वो पूरी तरह से वैलिड होगा। ठीक है ना। तो हालांकि ये मैंने वहां पर बताया था, डिटेल में नहीं बताया था, तो हो सकता है कुछ लोगों के समझ में नहीं आया हो, या फिर ये भी हो सकता है मैंने समझाने में कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दी हो। परंतु यहाँ पर मैं इस बात को क्लियर कर देता हूँ कि कि कोई भी जो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि केंद्रीय या फिर किसी भी राज्य सरकार के सरकारी या अर्ध सरकारी रूप में कार्यरत हैं, यानी कि वे कुल मिला के हम कह सकते हैं कि वो जॉब कर रहे हैं वहाँ पर, उनके जो संबंधित हैं यानी कि जो उनके पुत्र हैं, पुत्री हैं, पति पत्नी हैं, जो भी हैं, उन्होंने अगर उस राज्य से डीएलएड किया हुआ है तो वो उत्तराखंड के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में फॉर्म भरने के योग्य हो जाएंगे। साथ साथ में अगर आप देखेंगे और यहाँ पर लिखा है कि शासन के पत्रांक, ये शासन का पत्रांक संख्या लिखा है 8/8/2011 के अनुसार जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित हैं किंतु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं उनको सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो सभी को पता है कि भी उनको उनके लिए एनओसी जरूरी होती है, उनको एनओसी देनी पड़ती होती है, यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ भी लिखा है कि ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड राज्य की सेवाओं से इतर अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं, अपने विभाग से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र, यही हो गया अनापत्ति प्रमाण पत्र, इसी को हम एनओसी बोल देते हैं। ठीक है, तो यही प्राप्त कर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। उपरोक्त अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के क्रम में जिनके द्वारा उत्तराखंड राज्य में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, यानी कि नॉर्मल सी ये जो वीडियो हमारी थी उन लोगों के लिए थी जो यूपी से डीएलएड किया हुआ है और उनके जो माता पिता हैं वो यूपी के अंदर ही किसी भी सरकारी या फिर अर्ध सरकारी जॉब के अंदर कार्यरत हैं, तो उनका जो डीएलएड है यहाँ पर मान्य हो जाएगा। बाकी इसके अलावा ऐसे लोग जिन्होंने नॉर्मल डीएलएड किया हुआ है और उनके जो माता पिता हैं वो यूपी के अंदर किसी भी जॉब में कार्यरत नहीं है, सिर्फ वहाँ से वो गए थे, उन्होंने किसी न किसी तरह से वहाँ पर एडमिशन लिया, डीएलएड किया और यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो भी उन्होंने अगर सिंपल तरीके से अप्लाई किया है, कोई प्रूफ नहीं दिया है कि उनके माता पिता जॉब में हैं, तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और साथ साथ में उनके खिलाफ कार्यवाही भी हो सकती है। और इन केस अगर वो किसी तरह से इस बार बच भी जाते हैं तो जब वो ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारे लोग उनके खिलाफ आरटीआई लगाने को बिल्कुल रेडी बैठे हैं। लोग आरटीआई लगाएंगे कि उन्होंने किस बेस पे डीएलएड किया है, उनके कौन से माता पिता सरकारी जॉब में वहाँ पर कार्यरत हैं या वो खुद कार्यरत थे, तो इस बेस पे अगर उन्होंने डीएलएड किया होगा फिर तो बच जाएंगे, नहीं तो वो फंसना पक्का है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कहते हैं ना कि सच कभी छुपता नहीं है, एक ना एक दिन बाहर ही आ जाता है, तो ऐसा ही इस केस में भी होने वाला है। बाकी उम्मीद है आपके जितने भी डाउट थे इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी हाँ, अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे देखो, अंत में मैं एक चीज़ और यह कहना चाहूँगा कि अगर आपके माता पिता किसी भी राज्य के अंदर, पूरे भारत के अंदर किसी भी राज्य में किसी भी जॉब में यानी कि किसी भी सरकारी या फिर अर्धसैनिक बलों के अंदर कार्यरत हैं, उनके जो आश्रित हैं यानी कि उनके जो बच्चे हो गए, उनके पुत्र पुत्री पति पत्नी जो भी हैं, उन्होंने अगर किसी भी अन्य राज्य से कोई भी स्टडी की है तो वो उत्तराखंड के अंदर एलिजिबल है। परंतु कंडीशन यही है कि जो उनके माता पिता हैं वो उत्तराखंड के स्थायी निवासी होने चाहिए थे। ठीक है ना। तो अगर आपके माता पिता पूरे भारत के अंदर कहीं पर भी किसी भी जॉब के अंदर कार्यरत हैं, सैनिक या अर्धसैनिक बलों के अंदर कार्यरत हैं या फिर किसी भी केंद्र की जो जॉब होती है उसके अंदर कार्यरत हैं, तो उनके जो पुत्र और पुत्री हैं वो उत्तराखंड के अंदर किसी भी सरकारी नौकरी के अंदर आवेदन कर सकते हैं, उनका आवेदन एक्सेप्ट होगा। अदरवाइज अन्य लोग जो कि वहाँ पर किसी भी जॉब के अंदर कार्यरत नहीं है और उन्होंने सिर्फ वहाँ से जाकर कोई भी स्टडी की है, तो हो सकता है उनमें जो कुछ स्टडी है वो इनवैलिड साबित हो जाएंगी और कुछ वैलिड हो सकती है। ठीक हो गया ना। तो बाकी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे हम बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।